कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ ली। जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था त्रिकोणमिति, उसको हमने पढ़ लिया है। और अब हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसकी एक सवाल फिक्स होती है कि आएगी, अथवा में करके 2 सवाल आती है। और प्रत्येक ईयर लॉन्ग क्वेश्चन का ये एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो पहले से परफेक्टली पूर्णतः ये पता होता है कि ये क्वेश्चन आना है। इसमें ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं हुआ करते हैं, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। लेकिन ये है कि इसमें जो चित्र होता है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि हमको क्या ज्ञात करना है ऊंचाई या दूरी में से, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि वो चित्र कैसे बनेगा। अगर आप बना लेते हैं तो फिर अनुपातों को ही लगाना होता है। कौन सी भुजा आपको पता है और कौन सी भुजा आपको नहीं पता है, उन्हीं दोनों का अनुपात लगाना होता है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, वो होता है चित्र किस तरीके से बनाएंगे, आपकी समझ कैसे काम करेगी, और फिर उसके बाद उसे क्रिएट करने के बाद आप किस तरह से उसे हल करेंगे। अगर 1-2 सवालों को, 4 सवालों को पढ़कर आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से ये चैप्टर बहुत आसान होता है और सबको अच्छे से समझ में आता है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कोण की। जो कोण बनता है, उसी कोण के आधार पर हम समझते हैं कि वो चित्र कैसे बनना है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण मैटर है वो कोण का है। 2 प्रकार के कोण बनते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये कोण क्या होते हैं, इनके बीच में क्या संबंध होता है, इसी की बात करनी है। किस तरीके से हम चित्रों को बनाएंगे और फिर कैसे समझेंगे कि हमको क्या निकालना है और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात उसके लिए लेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं आज इस पार्ट में, जो पहला पार्ट आपके लिए बना रहा हूं ऊंचाई और दूरी के लिए, इसमें इसी पूरी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, कैसे समझेंगे कि उन्नयन कैसे बनाना है, अवनमन कैसे बनाना है। फिर चित्र बनाने के बाद हम कैसे समझेंगे कि इसमें हमको कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है। और कुछ बहुविकल्पी, बहुत बहुविकल्पी इसमें पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिलहाल अगर 1-2 पूछा गया तो उस टाइप का 2-4 बहुविकल्पी भी लेकर आया हूं। ये जानते रहिए कि बहुविकल्पी भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में 2-4 बहुविकल्पी भी हैं, उनकी बात करेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी में हमको क्या पढ़ना है और ये दोनों कोण कैसे होते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ऊंचाई और दूरी, जिसको हम लोग हाइट और डिस्टेंस कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये कोई प्रेक्षक हो, यहां पर इसकी आंख हो, तो इस आंख का एक क्षैतिज रेखा हुआ करता है। इस आंख का एक क्षैतिज रेखा हुआ करता है। जैसे हम आप हैं तो अपने नेत्र के सामने ये जो रेखा होती है, इसी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। यदि व्यक्ति के या प्रेक्षक के, जो भी प्रेक्षक है जो देख रहा है किसी वस्तु को, यदि प्रेक्षक की आंख से जो ये क्षैतिज रेखा है, इस रेखा के ऊपर कहीं कोई वस्तु होती है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है। अगर ये कोई वस्तु है और वो कहां है, प्रेक्षक के आंख के जो ये आपका क्षैतिज रेखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस क्षैतिज रेखा के अगर ऊपर कोई वस्तु है और यहां से इस प्रेक्षक के नेत्र से इस वस्तु को इस तरह से देखा जाता है, ये इस तरह से देखा जाता है कि ये प्रेक्षक इस वस्तु को देखे, तो ये वस्तु और प्रेक्षक के नेत्र से जो ये रेखा बनती है, ये रेखा बनती है, ये इस रेखा का क्या नाम होता है, हम इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा क्या है, अगर कोई पूछे दृष्टि रेखा क्या है, तो आप कहेंगे प्रेक्षक, ये प्रेक्षक है आपका, ये कोई व्यक्ति है, प्रेक्षक है, और इस प्रेक्षक के नेत्र से वस्तु के
नेत्र वस्तु को मिलाने वाली रेखा, यानी प्रेक्षक का नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा जो होती है इसी का नाम होता है दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में एक कोण बना दिख रहा है आपको, ये कोई कोण है और इसी कोण का नाम होता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। समझ में आ रहा होगा आप सबको। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, इसकी परिभाषा में हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी प्रेक्षक के क्षैतिज रेखा, किसी प्रेक्षक के नेत्र के क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है, क्षैतिज रेखा के क्या होती है? ऊपर स्थित होती है, तो उस वस्तु और प्रेक्षक के नेत्र को मिलाने वाली रेखा यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। एक सिंपल सी भाषा में जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं, अगर उस भाषा में बात करें तो आप सिंपली समझिए कि उन्नयन कोण क्या है। यदि कोई वस्तु हमारे नेत्र के ऊपर स्थित है, यानी हमको उसे देखने के लिए अपने नेत्र को ऊपर उठाना पड़े, सर को ऊपर उठाना पड़े, तब आप समझिएगा कि जो हमारे नेत्र के क्षैतिज रेखा और उस वस्तु के बीच बना कोण होता है वो होता है उन्नयन कोण। अब क्लियर हो गया होगा कि उन्नयन कोण क्या है। यदि हम किसी वस्तु को ऊपर देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम खड़े हैं और हमको किसी भवन का, घर है कोई, उस घर के छत को देखना है तो श्योर है मुझे ऊपर देखना पड़ेगा और इस बीच जो हमारे नेत्र और उस भवन के छत के बीच बना कोण होगा नेत्र की क्षैतिज रेखा के साथ, वो होगा उन्नयन कोण। जैसे किसी पिलर को, खंभे को, किसी चिमनी को, अगर इन सब को देखना है हमको, किसी पहाड़ी को देखना है, किसी मीनार को देखना है, तो ये हम अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या होगा? आपका उन्नयन कोण होगा। अब बात कर लेते हैं अवनमन कोण। तो ध्यान दीजिएगा, इसी का जस्ट उल्टा होता है। यह है तुम्हारी क्षैतिज रेखा, अगर ये प्रेक्षक है तो ये है तुम्हारी क्षैतिज रेखा, ये है तुम्हारी क्षैतिज रेखा। अब इस क्षैतिज रेखा के अगर वस्तु कहीं नीचे स्थित है, ये है कोई वस्तु, ये है कोई वस्तु और ये कहां स्थित है? नीचे। तो जब हम इस वस्तु को देखते हैं यहां से, तो जो कोण बनता है यही कहलाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण ये है आपकी दृष्टि रेखा। क्या है? दृष्टि रेखा। ठीक है, ये प्रेक्षक है। समझ गए? अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रेक्षक के क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। कब? जब वस्तु कहां स्थित हो? नीचे। यदि वस्तु नीचे स्थित है तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहेंगे, और यदि वस्तु ऊपर स्थित है तब हम क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई, उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। अब एक बात समझिएगा, अगर इसी को मैं फिर से सिंपल भाषा में अगर कहूं तो जो अवनमन कोण होता है वो क्या होता है? जब हम किसी ऊंचाई पर बैठकर, जैसे हम किसी मकान के छत पर बैठकर अगर नीचे सड़क पर आती हुई किसी गाड़ी को देखते हैं तो हमारे नेत्र द्वारा, नेत्र हमको क्या करना पड़ता है? नीचे करना पड़ता है, नीचे की तरफ देखना पड़ता है। तब क्षैतिज रेखा और उस नीचे देखने वाले रेखा के बीच यानी दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन और अवनमन स्पष्ट हो गया। शाब्दिक भाषा में अगर सिंपली ऐसे कहें कि नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई, अवनमन कोण क्या है और उन्नयन कोण क्या है। ये चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं, इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आप क्या बताएंगे? दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। ये एक सिंपल सा बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, अब एक बात समझिए, ये तो मान लीजिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण बन गया। अब उन्नयन कोण जो होता है वो सदैव अवनमन कोण के बराबर होता है, यानी उन्नयन कोण ये अवनमन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, ये
क्षैतिज रेखा है, ये भी आपकी क्षैतिज रेखा है, ठीक है। तो इस क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा है। तो इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा ये कौन सा कोण बनेगा? तो भैया चूंकि वस्तु यहां स्थित है, इसके लिए वस्तु यहां स्थित है, तो इसके लिए ये कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण। और अगर ये क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, वस्तु इसके लिए काम कर रहा है, तो यहां कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और आपने क्या पढ़ा है? यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके बीच एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है। अगर इस दोनों को काट रही है तो ये दोनों कोण क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। और एकांतर कोण के कारण उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चित्र में कहीं उन्नयन कोण है तो अगर अवनमन कोण की आवश्यकता तो हम अवनमन कोण वहां से बना सकते हैं, और अवनमन की कोण दिया हुआ है और उन्नयन कोण की आवश्यकता तो हम नीचे की तरफ उन्नयन कोण बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्नयन और अवनमन बराबर होते हैं, इस बात का आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए, जैसे सपोज करिए कोई वस्तु है, ये कोई, मान लीजिए ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, ठीक है। इस मीनार के कुछ दूरी से यहां पर स्थित व्यक्ति इस मीनार के शीर्ष को देखता है और एक कोण प्राप्त करता है थीटा, ठीक है। ये कोई मीनार है, यहां पर व्यक्ति है, यहां से ये इस वस्तु को देखता है, किसको? मीनार के शीर्ष को। ये शीर्ष है आपका, शीर्ष, और इसको हम लोग ज्यादातर पाद या आधार बोलते हैं, ठीक है, आधार। तो इसके आधार को या पाद को देखता है या इसके शीर्ष को देखता है। तो यहाँ पाद या आधार से कुछ दूरी पर स्थित है और इसके शीर्ष को देखता है, कोण बनता है थीटा। तो ऐसी स्थिति में अगर मुझे मीनार की ऊंचाई दिया गया हो और ये पूछ ले कि मीनार के पाद से वो कितनी दूरी पर है, तो ये दोनों भुजाओं की जरूरत पड़ेगी, है ना। इन दोनों में कोई एक आपको दिया होगा, तो इसको हम लंब और इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे कौन सा कोण लेना, त्रिकोणमितीय अनुपात लेना होगा? tan थीटा। कौन सा लेना होगा? tan थीटा, इन दोनों के लिए। इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अगर ये हमको दिया गया है, ये हमसे पूछ रहा है, जैसे तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछ रहा है या फिर हमको तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और इन दोनों में से कोई एक भुजा दिया हुआ है, तब हमको क्या ध्यान देना होता है? आप ध्यान से समझिएगा। तिर्यक ऊंचाई और आधार अगर दिया हुआ है, ये आधार, तिर्यक ऊंचाई और आधार, तब हम लोग क्या लेंगे? आधार और कर्ण के लिए हम cos थीटा लेते हैं। और अगर तिर्यक ऊंचाई के साथ साथ लंब दिया हुआ है या लंब का और तिर्यक ऊंचाई का कोई अनुपात है, तब हम लोग क्या लेते हैं? sin थीटा, क्योंकि लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? sin थीटा। अब ये तिर्यक ऊंचाई हम लोग कब निकालते हैं? ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी भवन पर हम लोग क्या लगा दें? कोई सीढ़ी लगा दें, ये किसी भवन पर क्या लगा दें? सीढ़ी लगा दें। तो ये सीढ़ी तिर्यक ऊंचाई के लिए देखी जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई वृक्ष है और वो कहीं से टूट जाता है, ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला, ये नीचे की तरफ यहां से गिरता है, तो ये हमेशा जो वृक्ष की ऊंचाई वाला भाग जो टूटता है, ये जो नीचे गिरता है, ये भी हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तिर्यक ऊंचाई हम लोग लेते हैं। तो अगर इसका और इसका अनुपात देखना है या फिर ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तब हम लोग साइन या कॉस लेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर त्रिभुज में कर्ण कहीं ना कहीं मिला हुआ है या कर्ण है, तो हम लोग कर्ण के लिए क्या लेंगे? cos थीटा या sin थीटा लेंगे। अगर हमको लंब और आधार का मैटर है तो हम लोग हमेशा tan थीटा लेंगे, ठीक है। अब बाकी जो सवालें आएंगी उसमें हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से हमको कौन सा अनुपात लेना है, ये क्लियर हो जाएगा। आइए कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्तंभ का, छड़ का, मीनार का, मकान का जो परछाई बनती है वो सदैव यहां बनती है, ये समझ गए। अगर कोई स्तंभ खड़ा हुआ है तो उसकी परछाई कहां बनती है? नीचे, क्षैतिज पे बनेगी, यानी कि जमीन पर बनेगी। ये तो अगर कह लीजिए कि ये कोई अनुपात है और यहां पर आपको कह रहा है एक छड़ की लंबाई, ये मान लीजिए कोई छड़ है, तो इस छड़ के लिए इसकी लंबाई अगर 1
1 है, तो जो आपका छाया है यानी ये है वो √3 है। ये समझ गए ना? यानी अगर किसी छड़ की लंबाई 1 है तो उसकी छाया √3 है, ऐसा ये कह रहा है। देखिए ये उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, यानी छड़ की लंबाई 1 है तो छाया की लंबाई कितनी है? √3 है, ऐसा ये कह रहा है। तो पूछ रहा है उन्नयन कोण क्या होगा, ये थीटा क्या होगा, है ना? तो चलिए अगर ये थीटा मान लेता हूं कि ये आपका उन्नयन कोण थीटा होगा, तो थीटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमने क्या कहा, अगर लंब और आधार पता है भैया तो आप कौन सा अनुपात लेंगे? tan थीटा। क्या लेंगे? tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, तो 1/√3। अब बताइए tan थीटा का मान 1/√3 किस कोण के लिए होता है? तो ये होता है tan 30 अंश के लिए। किसके लिए होता है? tan 30 अंश के लिए। तो थीटा का मान कितना हो गया? 30 अंश। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। तो 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है, समझ गए ना? तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। 30 अंश के कोण पर ये झुका हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये सॉल्व, चूंकि हमको बहुविकल्पी की तरह करना है इसलिए इस पे हम बहुत मान नहीं रहे हैं, त्रिभुज का नाम नहीं ले रहे हैं, फिर उसके बाद उसको कैसे लगाना है बहुविकल्पी की तरह हल कराते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण होगा। फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है एक मीनार है और इसकी जमीन पर जो छाया है वो जितनी बड़ी मीनार है, कहने का मतलब अगर ये h ऊंचाई की मीनार है तो उसकी छाया भी h ही ऊंचाई की है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक मीनार की जमीन पर छाया उसकी लंबाई के बराबर है, मींस जो ऊंचाई है वो लंबाई के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अगर लंबाई के बराबर है तो दोनों बराबर है, तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण। फिर से वही करिए, इनको मिला दीजिए भैया और यहां पे थीटा ले लीजिए। अब फिर वही लंब और आधार का मैटर है, तो tan थीटा बराबर h/h, इसका मतलब क्या आ गया? 1। अब tan थीटा का मान अगर 1 है तो वो होता है किस पे? tan 45 अंश पे। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। तो आपका बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मीनार का, मकान का या फिर किसी खंभे या पिलर का अगर ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर है तो उसका कोण होगा 45 अंश। ठीक है, तो ये हो गई इसकी दूसरी सवाल। आइए देखते हैं इसकी तीसरी सवाल। कह रहा है जमीन पर एक बिंदु P से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मीनार है, ये कोई मीनार है और इस जमीन पर, ये क्षैतिज जो जमीन है, इस जमीन पर किसी बिंदु P से, ये कोई बिंदु P है, देखिए कह रहा है जमीन पर एक बिंदु P से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। इसका मतलब इसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है भैया? अल्फा है। ठीक है, फिर ये कह रहा है मीनार के पाद की ओर d दूरी चलने के बाद, यानी यहां से ये चलना शुरू करता है, मान लीजिए ये यहां पहुंच जाता है, कितनी दूरी तय करता है? d दूरी तय करता है और यहां पहुंच जाता है, तब यहां से उसका जो कोण है वो हो जाता है बीटा। क्या हो जाता है? बीटा। अब आपसे कह रहा है कि d दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, तब इसमें से कौन सा सही है? मतलब कहने का ये है कि भैया अल्फा से बीटा बड़ा है। देखिए एक विकल्प में कह रहा है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इसका मतलब अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और एक में कह रहा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो इसमें से कौन सा सही होने वाला है? मींस अल्फा इज लेस देन बीटा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, या फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। देखिए दोनों कोण तो बराबर नहीं होंगे, ये तो पक्का है, ये नहीं होगा। ठीक है, बात आती है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा बड़ा होगा कि बीटा? एक चीज जानते रहिए भैया, जैसे जैसे आप, जैसे ये कोई वस्तु है, अगर आप यहां से देखते हैं तो जो एंगल बनता है, अगर आप उसके समीप जाते रहेंगे तो ये एंगल आपका देखिए बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु के समीप जाने पर जो एंगल होगा वो बढ़ता चला जाता है। तो इस अल्फा से ये बीटा क्या होगा? बड़ा होगा। अगर समीप जा रहे हैं
तो हमेशा जान लीजिए आपका जो नेत्र का कोण होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा जो है वो बड़ा है किससे, अल्फा से। तो ये बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, या ऐसे कह लीजिए अल्फा इज लेस देन बीटा, यानी अल्फा बीटा से क्या है, छोटा है। तो आपका ये सही है, अल्फा इज लेस देन बीटा, यानी बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है। समझ गए? तो ये अल्फा इज लेस देन बीटा, यानी बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है। समझ गए? तो ये आपका हो गया अगला क्वेश्चन। ये दिमाग में रखिएगा आपने कि जैसे जैसे नजदीक जाएंगे आप, कोण हमेशा बड़ा होगा। वस्तु के नजदीक यानी समीप जाने पर कोण नेत्र का क्या होगा, बड़ा होगा। ये ध्यान दिए रहिएगा। आइए देखते हैं इसकी चौथी सवाल और अंतिम सवाल। कह रहा है जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, ये कोई मीनार है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, और यहां से इसका जो कोण है वो है 30 अंश। कितना है? 30 अंश। ये अगर ये ABC है तो आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। अब ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज में आपको ये दिख रहा है कि हमको 30 मीटर दिया है और h पूछ रहा है, तो इस अनुपात किसका है, लंब और आधार का। तो जब लंब और आधार का अनुपात है तो हम ले लेंगे tan थीटा, यानी tan 30 अंश। क्या हो जाएगा, h बटा 30। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 h बटा 30। तो 30 का तिर्यक गुणा करेंगे तो ऊपर 30 हो जाएगा, 30/√3 बराबर h। अब देखिए 30/√3 तो विकल्प में है नहीं, तो आप √3 से क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। इसको हम कहते हैं हर का परिमेयीकरण। तो हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो ये हो जाना है 30/√3, और √3 का गुणा क्या होता है, 3। क्यों? क्योंकि 3 त्रिक 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 दहाई 30, तो h बराबर हो गया 10/√3। तो यहां पर आपका विकल्प सही है बी, 10/√3, ये विकल्प सही है। ठीक है, तो ये हैं आपके छोटे क्वेश्चंस, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिन पे हम लोगों को बात करनी थी। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। हमने आपको बता दिया उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, किस तरीके से ये बनता है और कैसे हमको समझना है, ये सारी बातें हमने बता दिया है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस, जो इसके बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगले पार्ट 2 में लेकर आएंगे, और उसमें से ज्यादातर सवालों को बता देंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप अच्छे से उस पर मेहनत कर लीजिएगा ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 नंबर और 4 नंबर का आएगा वो ना जाने पाए। तो अगले भी पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।